नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे पिछली कक्षाओं में। यथासंभव जो पूर्व के जो कालांश हैं, जो कक्षाएं हैं, मैंने कोशिश की हैं। हालांकि बहुत कुछ छूट गया है, लेकिन महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, कई चीज़ें जो हैं जिस रूप में मुझे प्राप्त हो पाई और जो भी कलेवर वो मौजूद रहा, उसमें मैंने इस चैनल पे अपलोड करने की कोशिश की है। और आगे हम हिंदी साहित्य के इतिहास को सतत जारी रख रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हुए हमने काल विभाजन, उसके नामकरण विषयक चर्चा हम पढ़ चुके थे। आज हम जिसका अध्ययन करेंगे वो हिंदी साहित्य का आदिकाल है और उसका भी एक जो काव्यधारा है जिसमें लौकिक काव्यधारा की बात करेंगे। इससे पूर्व हम बात कर चुके हैं सिद्ध साहित्य पर, हमनाथ साहित्य पर, जैन साहित्य पर और रासो साहित्य पर हम बात कर चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे लौकिक काव्य परंपरा पर। तो आइए लौकिक काव्य परंपरा की ओर जुड़ते हैं। देखिए, जब हम लौकिक काव्य की बात करते हैं तो लौकिक शब्द का अर्थ यहाँ पर जानना होगा। जो लोक से संबंधित है वो लौकिक, लोक जनमानस है, जो आम जन है उसकी जो बात करता हुआ जो साहित्य है वो लौकिक काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। जहां पर लोक भाषा में काव्य रचना की गई है, जहां पर काव्य में लोक रूपों का ध्यान दिया गया है, जिसमें दोहा छंद बहुत महत्वपूर्ण है, जहां श्रृंगार की बात की गई है और उस मनुष्य की मनस्थिति की बात की गई है जो कि एक बहुत ही आम जो जनमानस जिस तरह महसूस करता है उसकी बात जहां की गई है वो लौकिक काव्य है। तो देखा, जैसा कि हमने देखा कि आदिकाल में राज्याश्रय से प्रेरित जो साहित्य लिखा जा रहा था, जो धर्म से प्रेरित जो साहित्य लिखा जा रहा था और जो वीर गाथात्मक प्रवृत्तियों का जो साहित्य लिखा जा रहा था, इससे इतर एक धारा वह भी बह रही थी जो लोक के जनमानस के सर्वथा अनुकूल थी। वह थी लौकिक काव्य धारा। तो जब हम लौकिक काव्य धारा की बात करते हैं तो वहां पर श्रृंगार की अजस्र जो धारा है वो बहती हुई प्रतीत होती है और जिसका विकास हम बाद में परवर्ती कालखंडों में भी देखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एक उदाहरण मैं यहाँ पर पहले देना चाहूंगी, विद्यापति। तो विद्यापति की जो भक्ति और श्रृंगार की जो प्रवृत्तियां जो इस कालखंड में प्रारंभ होती है, जो पदावली जो लेकर आते हैं मैथिली में, जिनके लिए उन्हें जो मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी जाती है, तो यहीं से श्रृंगार की और भक्ति की परंपरा भी प्रारंभ होती हुई दिखाई देती है, जो कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा की पृष्ठभूमि के रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये सारी बातें थी। यदि हम लौकिक काव्य ग्रंथों की बात करें तो इसमें जो पहला काव्य ग्रंथ और जो उल्लेखनीय काव्य ग्रंथ है, जो आपके प्रथम वर्ष के कोर्स में भी है, पाठ्यक्रम में समावेशित है, वह है ढोला मारूरा दूहा। देखिए, ढोला और मारू की बात की गई है, ढोला मारूरा दूहा इस काव्य ग्रंथ में। ये कहा जाता है कि कवि कल्लोल कृत है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है और किस कवि ने इसकी सर्जना की है ये तय नहीं है। जब हम ढोला मारूरा दूहा की बात करते हैं तो जैसे कि ढोला और मारूरे जो दूहे हैं, जो दोहा शैली में जो काव्य लिखा गया है वो ढोला और मारू है। ढोला मारू कौन है? राजस्थान प्रदेश के एक प्रेयस और प्रेयसी है, एक युगल है जो जिनका प्रेम जो है बहुत लोकप्रिय रहा और एक नजीर बन गई जिनका प्रेम हीर रांझा की ही तरह, लैला मजनू की ही तरह, तो वो ढोला मारू है। तो जब हम ढोला मारूरा दूहा की बात करते हैं तो एक दूहा इस संदर्भ में उल्लेखनीय है, मैं यहाँ उसका उल्लेख करना चाहूंगी कि सोरठियो दूहो भलो भली मरवणरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। तो ये बात की जाती है इसकी लोकप्रियता के संदर्भ में कि जो ढोला मारूरा दूहा है वो इतने अधिक लोकप्रिय थे। एक और बात, जब राजस्थान की बात आती है, मरु प्रदेश की बात आती है, तो ये कहा जाता है कि मारू थारे देश में निपजे तीन रतन, एक ढोलो दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। तो ये बात कही जाती है। तो ढोला मारूरा दोहा इसीलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि वहां पर न केवल जो स्थानीय कथानक है
उसको चुना गया, बल्कि जो अनेक काव्य रूढ़ियां हैं, चाहे आप कहावतें ले लीजिए या अन्य जो चीजें हैं उनका प्रयोग वहां पर किया गया। प्रकृति चित्रण आप देख लीजिए, या योग वर्णन में हम देखते हैं तो षडमासा और बारहमासा पद्धति के भी दर्शन होते हैं। तो बहुत सारी प्रवृत्तियों के आदि रूप, प्रारंभिक रूप हमें इस कालखंड में दिखाई देते हैं। इसलिए ये जो लौकिक काव्यधारा की ये आदिकाल की जो महत्वपूर्ण काव्यधारा बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर न केवल श्रृंगार, प्रेम और भक्ति के जो प्रारंभिक रूप है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसी संदर्भ में जब हम ढोला मारूरा दुहा को देखते हैं तो ढोला जो है वो कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र हैं, और जो मारू है वो पुगल देश के राजा पिंगल की पुत्री है। इन दोनों के प्रणय और विरह की जो कथा है वो ढोला मारूरा दुहा है। यदि हम इसमें देखें तो 1934 ईस्वी में ये काशी नागरी प्रचारिणी सभा से इसका प्रकाशन होता है, संपादित संस्करण का प्रकाशन होता है, और जिसके संपादक श्री राम सिंह रहते हैं। तो ये बात उल्लेखनीय है, प्रश्न पूछा जा सकता है अक्सर कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा से इसका संपादित संस्करण कब निकला। यदि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में इस काव्य ग्रंथ की किस प्रकार अनूठा है, यदि ये जानना चाहें तो वो कहते हैं कि काव्य सौंदर्य की दृष्टि से तो ये पुस्तक महत्व रखती ही है, बल्कि परवर्ती हिंदी साहित्य के दोहाबद्ध काव्यों को समझने की दृष्टि से भी इस ग्रंथ में सहायता मिलती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इस पुस्तक को हेमचंद्र के व्याकरण और जो बिहारी सतसई कृति आती है रीतिकाल में, उनके बीच की कड़ी समझना चाहिए, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। यद्यपि ये जो है एक गीति काव्य के रूप में प्राप्त है, फिर भी इसमें क्या है, एक पूरी कथा प्राप्त है। साथ ही यदि हम देखें तो लोक भाषा काव्य, ये जो ढोला मारूरा दुहा है वो श्रृंगार काव्य परंपरा की भी एक महत्वपूर्ण कृति है। इसमें ऋतुओं को आधार बनाकर विरह वर्णन प्रस्तुत किया गया है, और बहुत ही मार्मिक जो व्यंजन है, मार्मिक भावों का प्रकटीकरण है वो यहाँ पर किया गया है। इसलिए यदि हम ये कहें कि रीतिकालीन जो श्रृंगार परंपरा प्रारंभ होती है उसके बीच यदि आदिकाल की लौकिक काव्यधारा की कृतियों यथा ढोला मारूरा दुहा में मिलती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कही जाएगी। तो इस दृष्टि से ये लौकिक काव्य महत्वपूर्ण है। दूसरा जो लौकिक काव्य हम लेते हैं वो है खुसरो की पहेलियां। देखिए, अमीर खुसरो जो हैं 14वीं शताब्दी के कवि हैं, और वो अनेक पहेलियां और मुकरियां मनोरंजन के लिए लिखते थे, और खासा लोकप्रिय हुई उनकी यह शैली। जब हम खुसरो की बात करते हैं तो ये वे कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग पहल काव्य भाषा के रूप में करना प्रारंभ किया। तो खालिक बारी, खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल इनके प्रमुख संग्रह हैं, ये बात आपको ध्यान रखने हैं। और खुसरो के यदि नुह सिपहर ग्रंथ को देखें, नुह सिपहर, तो वो भारतीय बोलियों से संबंधित है। इनका पूरा नाम यदि हम देखें तो अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो है, और इन्हें तोताए हिंद की उपाधि भी दी गई है। देखिए, खुसरो की जो पहेलियां की जो प्रवृत्ति है, जो मुकरियों की जो प्रवृत्ति है, यद्यपि वो भक्तिकाल और रीतिकाल में कहीं दिखाई नहीं देती है, लेकिन जहां रहस्य निरूपण की बात की जाती है, जहां मैं उलटबाजियों की बात कहूंगी, वहां कुछ कुछ साम्य इनमें भी मिलता है। इसलिए यदि हम देखें तो ये रहस्य की प्रधानता वाली जो बात है उससे हम इस प्रवृत्ति को जोड़ सकते हैं। एक बात और, जब हम आधुनिक काल में आते हैं और भारतेंदु वहां पर इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए नए जमाने की मुकरियां लिखते हैं, कौन सखी साजन नहीं अंग्रेज, जब इस तरह की मुकरियां लिखते हैं तो वहां हमें अमीर खुसरो नजर आते हैं, और वहां पर उनकी भाषा और शैली का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। खुसरो की इन पहेलियों और मुकरियों का एक उदाहरण यदि हम देखें तो तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यूं कहे, अपने नाम न बोली निबोरी। तो ये इस प्रकार की जो मुकरियां हैं, इस तरह एक थाल तारों से भरा, सबके
माथे औंधा पड़ा, तो इस तरह आकाश की बात है। इस तरह जो अनेक मुकरियां हैं, पहेलियां जो हैं, वो अमीर खुसरो लेकर आते हैं, और जिसका प्रभाव यदि हम देखें तो भारतेंदु की मुकरियों पर, आधुनिक काल में जो मुकरियां दिखाई देती है, नए जमाने की मुकरियां जो दिखाई देती है, वहां पर स्पष्ट होता है। लौकिक काव्य परंपरा में यदि अगले ग्रंथ की हम बात करें, ग्रंथों की बात करें बल्कि मैं ये कहूंगी, तो वहां दो ग्रंथ सामने आते हैं, जयप्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका। तो ये वे ग्रंथ है जिनकी रचना भट्ट केदार ने की थी, और ये जो जयचंद की एक तरह से प्रशस्तियां हैं, प्रशंसा गान है, ये किया गया है इसमें। और ये दोनों ही ग्रंथ जो जयचंद हैं और जयप्रकाश है और जयमयंक जस चंद्रिका है, ये दोनों ही महाकाव्य है, और इनका उल्लेख यदि हम देखें तो दयाल दास के ग्रंथ राठौरारी ख्यात में भी होता है। तो इस तरह इन्हें नितांत अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। जयचंद की यदि हम बात करें तो जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से टक्कर ली थी, युद्ध किया था, कन्नौज के राजा थे, और पृथ्वीराज रासो में भी इन दोनों के युद्ध का वर्णन कन्नौज समय में हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो वीर और श्रृंगार से प्रेरित ये जो रचना है, चाहे हम जयमयंक जस चंद्रिका की बात करें और जयप्रकाश की बात करें, तो जयचंद प्रकाश की बात करें, तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं इस तरह आती हैं। इसके बाद जो लौकिक काव्य परंपरा में हम और ग्रंथ देखते हैं वो है वसंत विलास। देखिए, वसंत विलास जो है, यद्यपि इसके कौन रचयिता है ये अज्ञात है, इसलिए इसे प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके जो 84 दोहे हैं उसमें पिंगल शैली में वसंत ऋतु का, और वसंत ऋतु का स्त्रियों के हृदय पर, उनके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन किया गया है और मनोहारी वर्णन किया गया है। यदि हम वसंत विलास की प्रति देखें तो हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में 1952 ईस्वी में 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति को आधार मानते हुए इसका पुनर्प्रकाशन किया गया, और केशव राय, हर्षाद राय, ध्रुव इसके प्रथम संपादक माने जाते हैं। तो ये वसंत विलास की बात की जिसके रचयिता हमें पता नहीं है। विद्यापति की बात करनी होगी, और विद्यापति की बात करते हुए लौकिक काव्य में हम उनकी पदावली को नहीं भूल सकते। विद्यापति को यदि हम देखें तो 1425 ईस्वी में जन्म होता है, बिहार में जन्म होता है, दरभंगा जिले के निवासी हैं, और कृष्ण भक्ति काव्य में रचना करने वाले प्रारंभिक कवियों में ये शुमार हैं, प्रारंभिक कवि माना जाता है। और यदि हम देखें तो इनके जो आश्रयदाता, देखिए यहाँ पर भी जो कवि है किसी न किसी राजा के आश्रय में रहे हैं, तो इनके आश्रयदाता राजा जो हैं कीर्ति सिंह थे, और इसीलिए उन्होंने शायद रचनाएं भी लिखी है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, उनकी प्रशस्ति परक रचनाएं हैं ये। विद्यापति की यदि हम बात करें तो संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली तीनों ही भाषाओं के ये ज्ञाता थे, और इन्होंने अपने अधिकांश ग्रंथों की रचना संस्कृत में भी की है, जिसमें से शैव सर्वस्वहार, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत विद्यापति के यदि हम देखें तो 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात की जाती है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। तो कीर्ति लता की यदि हम बात करें तो वो ऐतिहासिक चरित्र काव्य की श्रेणी में आता है, और जैसा कि नाम से विदित है, राजा कीर्ति सिंह के यशस्वी कार्यों का इसमें वर्णन किया गया है, और इसकी भाषा मैथिल से प्रभावित साहित्यिक अपभ्रंश है। देखिए, लोक भाषा है, इसीलिए जिसे विद्यापति अवहट्ट कहते हैं, तो मैथिल से प्रभावित साहित्यिक अपभ्रंश में ये रचना करते हैं, लोक जनमानस की रचना करते हैं। 4 पल्लवों में ये रचना विभक्त है, और कहीं कहीं गद्य के दर्शन भी इस रचना में हो जाते हैं। कीर्ति पताका भी एक चरित्र काव्य है, और राजा शिव सिंह की वीरता और कीर्ति का गान इसमें किया गया है। पदावली महत्वपूर्ण रचना है, और पदावली के कारण ही जो विद्यापति है वो मैथिल कोकिल कहलाते हैं, और पदावली विद्यापति के उन पदों का संग्रह है जो कि मैथिल भाषा में रचित है, और इसका सर्वाधिक जो प्रचार है वो चैतन्य महाप्रभु ने किया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी लौकिक काव्य से संबंधित। और जब हम देखें तो पदावली में भी श्रृंगार और वियोग दोनों पक्षों के चित्र विद्यापति ने वहां उकेरे हैं, और इस दृष्टि से ये
श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी जान पड़ती है। अब हम आते हैं कि लौकिक काव्य का अवदान क्या है हिंदी साहित्यिक परंपरा को। तो देखिए, जब हम लौकिक काव्य को देखते हैं तो लौकिक काव्य में इन सारे ग्रंथों में हमने जो देखा, एक तो काव्य भाषा की बात, जो डिंगल पिंगल शैली है। दूसरी बात, यहाँ पर पद की बात की जाती है। तो जो पद है, जो चाहे दोहे शैली में रचे गए हैं, उसका जो प्रयोग बाद तक, रीतिकाल तक देखा जाता है, भक्ति काल तक देखा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। फिर अनेक जो परंपराएं हैं, चाहे हम श्रृंगार की बात करें या फिर भक्ति की बात करें, कृष्ण भक्ति परंपरा को पहले विद्यापति लेकर आते हैं, और इसी तरह श्रृंगारिक काव्य परंपरा की बात करें जिसमें हम संयोग और वियोग दोनों की बात करेंगे। नक्षिक वर्णन से लेके षड्मासा पद्धति और 12 मासा पद्धति और ऋतु वर्णन जैसी चीजें हैं, वो लौकिक काव्य में हमें देखने को मिलती है। वसंत विलास का हम उदाहरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं कि आदिकाल में इन पांचों काव्यधारों का क्या अवदान है, तो अलग अलग अवदान के रूप में ये बातें निकलकर सामने आती है, और हर एक साहित्य धारा अपना एक विशिष्ट महत्व रखती है। ये बात स्वतः ही प्रमाणित हो जाती है। तो आज के लिए हम आदिकाल के इस काव्यधारा, जिसे हम लौकिक काव्यधारा कह रहे थे, इस पर बात कर रहे थे। अपभ्रंश में काव्य रचना होती है, और जब विद्यापति मैथिली मिश्रित अपभ्रंश की बात करते हैं और उसे अवहट्ट कह देते हैं, देसिल बयना कह देते हैं, उस काव्य भाषा में ये रचना होती है। और इस दृष्टि से लौकिक काव्यधारा हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कालखंड का एक महत्वपूर्ण भाग है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।